Hello dear students, welcome to this second e-learning class of कुमार वित्त डिपार्टमेंट। आज हम बात करेंगे कुमार वित्त में पीडियाट्रिक्स में यूज होने वाली कॉमन टर्मिनोलॉजीज की और वर्गीकरण एज क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जो सेकंड टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, जिनको जानना जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो उनकी हम बात करेंगे। देन एज क्लासिफिकेशन की बात हम जो है आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों पर्सपेक्टिव से करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो न्यूरोलॉजी की यूजुअली जो टर्मिनोलॉजीज हम आज डिस्कस करेंगे इसमें। तो जैसे बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है, बट नाम में बहुत कुछ रखा होता है। तो नाम जान गए हैं तो आगे जो है उस चीज़ को जानना बहुत आसान रहता है। तो बहुत सारे जो नाम हैं या टर्म्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बात आती है वो फिटस की बात आती है कि व्हाट इज अ फिटस। तो फिटस इज द प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कि कंसेप्शन का प्रोडक्ट विदाउट कंसीडरिंग कि कितनी ड्यूरेशन हुई है प्रेगनेंसी की, विच इज नॉट कम्प्लीटली एक्सपेल्ड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स मदर। कि अभी जो मदर से पूरी तरह से जो है सेपरेट नहीं हुआ है या निकाला नहीं गया है, तो उसको हम जो फिटस बोलेंगे। फिटस अप टू द जेस्टेशनल एज ऑफ 9 वीक्स इज नोन एज एम्ब्रियो। और जेस्टेशनल एज क्या है? जेस्टेशनल एज जो है एज ऑफ फिटस फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ LMP एक्सप्रेस्ड इन कंप्लीटेड वीक्स। तो जेस्टेशनल एज हम फिटल एज को हम जेस्टेशनल एज बोलते हैं कि फिटस की एज क्या है, कि कितने हफ्ते का फिटस हुआ है। और उसको काउंट कैसे करते हैं? वो काउंट करते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो का फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे उस डे को काउंट करते हैं जिस दिन जो ब्लड फ्लो हुआ है फीमेल को। तो उस फर्स्ट डे से काउंट करेंगे कि जेस्टेशनल एज क्या है। और जेस्टेशनल एज हमेशा जो हम वीक्स की बात करते हैं, यहाँ पे जो मंथ्स की बात नहीं करते। हम 2 मंथ्स 3 मंथ्स प्रेगनेंसी नहीं बोलेंगे। वी विल टॉक अबाउट 8 वीक्स 10 वीक्स 12 वीक्स, इस तरीके से जो हम बात करते हैं हमेशा जेस्टेशनल एज की। तो जब भी हम 12 वीक्स बोल रहे हैं तो 12 वीक्स का मतलब है इट इज 11 वीक्स 7 डेज। 11 वीक्स 6 डेज इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 11 वीक्स। तो कंप्लीटेड वीक्स की बात करते हैं, 11 पॉइंट या 12 पॉइंट समथिंग की बात नहीं करते हैं। देन आगे बात करें तो लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ की बात आती है। तो लाइव बर्थ किसको बोलते हैं? लाइव बर्थ उस चीज को बोलते हैं कि व्हेन द fetus or the product of conception is completely expelled or extracted from its mother, which after such separation breathes or show any sign of life irrespective of attachment of placenta or cord। कि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जो मदर से एक्सपेल हुआ है या एक्सट्रैक्ट किया हमने, जैसे सीजेरियन सेक्शन किया है या मैनुअली हम जो है वो कर रहे हैं, वैक्यूम डिलीवरी कर रहे हैं, फोर्सेप्स से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बट विच आफ्टर सच ए सेपरेशन की मदर से सेपरेट हो गया, कॉर्ड में बी अटैच, बट अदरवाइज मदर से जो सेपरेट हो गया है, सेपरेट होने के बाद उसने जो है कोई भी लाइफ का साइन शो किया या ब्रीद किया है, तो उसको हम जो लाइव बॉर्न या लाइव बर्थ उसको बोलते हैं। तो अदर साइंस ऑफ जो लाइफ है, मे बी पल्सेशन ऑफ कॉर्ड और हार्ट बीट सुनी है या मोटर मूवमेंट्स हमने देखी हैं कि वो हाथ पैर या कुछ चलाया है, तो उसको हम जो लाइव बर्थ बोलते हैं। वाइल फिटल डेथ किसको बोलते हैं? फिटल डेथ इज डेथ पीरियर टू कंप्लीट एक्सपल्सन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मदर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज। कि कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुआ है तभी जो है उसमें डेथ हो गई है। डेथ डेथ माने देयर इज नो साइन ऑफ लाइफ। जो साइन ऑफ लाइफ की हम ऊपर बात कर रहे थे, वो कोई भी साइन जो है वो नहीं है उसमें, तो और वो मदर से सेपरेट नहीं हुआ है अभी, देन इट इज फिटल डेथ। कि
सेपरेट होने के बाद जो उसमें कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं मिला है हमको, देन इट इज फिटल डेथ। तो उसमें भी अलग अलग जो है जेस्टेशनल एज के हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि अर्ली फिटल डेथ व्हेन डेथ एट जेस्टेशनल एज लेस देन 22 वीक्स और फिटल वेट लेस देन 500 ग्राम और क्राउन हिल लेंथ लेस देन 25 सेंटीमीटर। तो तीन क्राइटेरियाज हैं, या तो जो है 22 हफ्ते से पहले फिटस की डेथ हुई, या फिटस का वेट 500 ग्राम है चाहे वो किसी भी जेस्टेशनल एज का हो, या फिर क्राउन हील लेंथ जो है लेस देन 25 सेंटीमीटर है, तो उसको हम अर्ली फिटल डेथ बोलते हैं। इंटरमीडिएट फिटल डेथ हम उसको बोलते हैं जब फिटस की जेस्टेशनल एज 22 से 27 हफ्ते हो, 22 to 27 वीक्स। Fetal weight is less than 1000 grams but more than 500 grams or 500 grams, and crown heel length is 25 to less than 35 centimeter. Late fetal death उसको बोलते हैं when fetus is now viable. Viability, age of viability हम 28 weeks लेते हैं कि when material of conception which is able to maintain its life आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द मदर, तो उसको वायबिलिटी, एज ऑफ वायबिलिटी बोलते हैं। और एज ऑफ वायबिलिटी जो आगे भी हम बात करेंगे, पेरिनेटल पीरियड उसी से स्टार्ट होता है, एज ऑफ वायबिलिटी से। तो डेथ उसमें होना 28 वीक्स या आफ्टर 28 वीक्स होना, और फिटल वेट मोर देन 1000 ग्राम होना, या क्राउन हिल लेंथ 35 सेंटीमीटर या मोर होना। तो जो अर्ली फिटल डेथ है उसको हम अबॉर्शन बोलते हैं, और जो इंटरमीडिएट और लेट फिटल डेथ है उसको हम स्टिल बर्थ बोलते हैं। देन अदर जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है न्यूरोलॉजी में, वो है बर्थ वेट। बर्थ वेट के हिसाब से हम ग्रुपिंग भी करते हैं बच्चों की। तो बर्थ वेट किसको बोलते हैं? द फर्स्ट वेट ऑफ न्यूबॉर्न विच इज प्रेफरेबली टेकन विद इन फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ, या विद इन 24 आवर्स तो लेना ही लेना है, क्योंकि 24 आवर्स मतलब कुछ कुछ घंटों के बाद जो है बच्चा अपना वेट लूज करने लगता है, जिस वेट के साथ वो पैदा हुआ उससे कम हो जाता है वेट। तो आइडियली जो है फर्स्ट आवर में जो है फर्स्ट पहले 1 घंटे में हमको जो है बर्थ वेट लेना है। और जब भी हम वेट की बात करेंगे न्यूबॉर्न्स में, तो हम बात करेंगे ग्राम्स में। और जब भी लेंथ की या मेजरमेंट जो है की बात करेंगे, लेंथ की मेजरमेंट की, तो वो हम सेंटीमीटर में, जैसे मैं पिछली स्लाइड में बात करी थी कि क्राउन हिल लेंथ लेस देन 25 सेंटीमीटर या 25 to 35 सेंटीमीटर, तो वो कभी भी इंचेस में बात नहीं करनी है। और यहाँ वेट जो है कभी भी केजी में बात नहीं करनी है, ग्राम्स में बात करनी है। तो एवरेज बर्थ वेट इन इंडिया इज अराउंड 2800 ग्राम्स। अब लो बर्थ वेट किसको बोलेंगे? व्हेन बेबीज विद अ बर्थ वेट ऑफ लेस देन 2500 ग्राम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज, चाहे वो टर्म है, प्री टर्म है या पोस्ट टर्म है, किसी भी जेस्टेशनल एज का हो, बट उसका बर्थ वेट अगर 2500 ग्राम से नीचे 2500 ग्राम से लेस है, देन इट इज द बेबी इज नोन एज लो बर्थ बेबी, या निमोनिक उसका या शॉर्ट फॉर्म है लो बर्थ LBW। और उसका इंसिडेंस जो 28% है। 100 में से 28 बच्चे इंडिया में 2500 ग्राम से कम वेट वाले पैदा होते हैं। देन इसी में एक और कैटेगरी आती है वेरी लो बर्थ वेट बेबीज, जिसको कि BLBW बोलते हैं। और इसमें जो है बर्थ वेट ऑफ द बेबी न्यूबॉर्न इज लेस देन 1500 ग्राम इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स जेस्टेशनल एज। और इंसिडेंस जो है इंडिया में इसका 3% तक जो है इसका इंसिडेंस रहता है। एंड थर्ड कैटेगरी इज एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, जब बर्थ वेट ऑफ द न्यूबॉर्न इज लेस देन 1000 ग्राम्स इरिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज, तो उसको जो हम एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बोलते हैं। तो इन सब की जो है अलग अलग कैटेगरी क्योंकि है, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या उनका सर्वाइवल रेट है या उनकी लेवल ऑफ केयर है वो डिफरेंट होती है। कि जो है कि किसी को हमको जो है स्पेशल केयर यूनिट में रखना है, किसी को NICU में रखना है, और किसी को जो है लेबर वार्ड में अलॉन्ग साइड मदर या होम केयर करानी है। इसके बाद हमारे पास आती है दूसरी जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया, और जेस्टेशनल एज के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं, जो कि ज़्यादा जो यूज़फुल है, ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं हम। तो उसमें 3 क्लासेस हमारे पास न्यूबॉर्न्स की आ सकती हैं। एक तो प्री टर्म है,
टर्म है एंड पोस्ट टर्म है। तो पहले जस्ट बर्थ वेट के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन देखी। नाउ जेस्टेशनल एज के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो न्यूबॉर्न हु आर बॉर्न बिफोर कंप्लीशन ऑफ 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन आर नोन एज प्री टर्म। प्री मैच्योर भी बोल सकते हैं कि मैच्योरिटी नहीं हुई है, टर्म उसने पूरा नहीं किया। टर्म जो नॉर्मल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी ह्यूमन बींग्स में होता है, वो अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं 40 वीक्स की बात करते हैं कि 40 हफ्ते, या जिसको बोलते हैं 10 लूनर मंथ्स जो है, रहते हैं। तो उस हिसाब से टर्म पूरा जिसने नहीं किया उसको प्री टर्म बोलेंगे, और जो टर्म के बाद पैदा हुआ उसको पोस्ट टर्म बोलेंगे। बट हम हमेशा जब भी ह्यूमर में बात करते हैं तो रेंज की बात करते हैं, तो एक रेंज है जिसके बीच में अगर पैदा हुआ है तो उसको हम टर्म बोलेंगे। जैसे 37 to 41 वीक्स जो है नॉर्मल रेंज ली जाती है टर्म की। 37 वीक्स से पहले पैदा हो गया है देन इट इज़ प्री टर्म, और 41 वीक्स के बाद मतलब 42 वीक्स पे पैदा हुआ है या इसके बाद पैदा हुआ देन इसको पोस्ट टर्म बोलते हैं। प्री टर्म फर्दर जो है डिवीजन किया जा सकता है प्री टर्म्स का, कि बॉर्डर लाइन 35 से 36 हफ्ते वाला, मॉडरेट है 32 to 36 वीक्स, और वेरी प्री टर्म है 28 to 31 वीक्स है, और एक्सट्रीमली प्री टर्म है लेस देन 28 वीक्स पे पैदा हुआ है। तो इस तरीके से उसकी उसकी भी लेवल ऑफ केयर में अंतर आता है, फीडिंग कैसे करानी है, अलग अलग प्री टर्म्स की अलग अलग जो है मैनेजमेंट होती है। तो इस तरीके से जेस्टेशनल एज के हिसाब से हम जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जब इन दोनों क्लासिफिकेशन को इकट्ठा मर्ज कर देंगे तो हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स आएंगे, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो बर्थ वेट और जेस्टेशनल को इकट्ठा कर दिया हमने। बर्थ जेस्टेशनल एज के हिसाब से बर्थ वेट देखते हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास 3 तरह के जो है न्यूबॉर्न्स हो सकते हैं। वन इज SFD, स्मॉल फॉर डेट, एक हो सकता है अप्रोप्रिएट फॉर डेट, एंड लार्ज फॉर डेट। स्मॉल फॉर डेट उन बेबीज को बोलेंगे व्हेन बेबीज आर हैविंग अ बर्थ वेट ऑफ लेस देन 10th परसेंटाइल फॉर द जेस्टेशनल एज। मान लो कोई 30 हफ्ते पे बच्चा पैदा हुआ, देन हिज और इट इज प्री टर्म, बट उसका वेट जो है मान लीजिए 30 वीक्स पे 1250 होना चाहिए था, बट उसका वेट जो है हमारे पास 900 ग्राम्स ही आ रहा है। तो इट इंडिकेट कि वो जो है अपनी जेस्टेशनल एज के हिसाब से उसका वेट कम है। या जैसे टर्म बेबी में हम बात करते हैं कि 2800 ग्राम्स के आसपास जो है 40 वीक्स के बेबी का वेट होना चाहिए, बट उसका वेट जो है आपके पास 2100 ग्राम ही आ रहा है। तो वो लो बर्थ वेट तो है ही, बट वो अपनी जेस्टेशनल एज के हिसाब से भी उसका वेट कम है, देन इट इज़ नोन एज स्मॉल फॉर डेट। अगर 2100 ग्राम्स जो है एक 30 वीक्स के बच्चे का वेट आ रहा है तो इट इज़ नॉट स्मॉल फॉर डेट, इट इज़ LBW, बट इट इज़ नॉट स्मॉल फॉर डेट। इट मे बी अप्रोप्रिएट फॉर डेट और इट मे बी लार्ज फॉर डेट। वो हमेशा लार्ज फॉर डेट रहेगा। तो स्मॉल फॉर डेट उन बेबीज को बोलेंगे व्हेन बेबीज आर हैविंग बर्थ वेट लेस than 10th percentile for their gestational age। appropriate for date या appropriate for gestational age, AGA AFD उनको बोलेंगे when babies are having a birth weight between 10th to 90th percentile for their gestational age, and if babies are having a birth weight more than 90th percentile for their gestational age, then they are known as large for date babies। तो इस तरीके से हमारे पास एक एक जेस्टेशनल एज के हिसाब से 3 3 कैटेगरीज हो सकती हैं कि प्री टर्म्स जो है, प्री टर्म्स कैन बी SFD, AFD और LFD। इसी तरह से टर्म SFD, AFD, LFD हो सकते हैं, और पोस्ट टर्म भी SFD, AFD, LFD। इस तरीके से जो है जेस्टेशनल एज, बर्थ वेट को अगर हम कंबाइन कर देंगे, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे, तो वी कैन हैव 9 सब क्लासेस की 9 तरह से जो है बच्चे हो सकते हैं हमारे पास। प्री टर्म में 3 क्लासेस, पोस्ट टर्म में 3 क्लासेस, और टर्म में 3 क्लासेस। इस तरीके से 9 क्लासेस में से किसी एक क्लास में जो हमारा न्यूबॉर्न वो आएगा। तो इसमें जो लास्ट टर्मिनोलॉजीज में टॉपिक है वो मोर्टेलिटी रेट्स की बात करते हैं। तो मोर्टेलिटी रेट्स में फर्स्ट जो है पेरिनेटल पीरियड की बात करें। पेरिनेटल पीरियड किसको बोलेंगे? पेरिनेटल पीरियड इज द पीरियड फ्रॉम 20th वीक ऑफ जेस्टेशन या 1000 ग्राम, जब उसने वेट गेन कर लिया है, फिटस का वेट इससे ज़्यादा है, उससे लेके फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ तक, 7th डे ऑफ द लाइफ तक जो पीरियड है उसको पेरीनेटल। नेटल वर्ड जो यूज़ होता है, बार बार हम नेटल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, नियोनेट,
तो नेटल बर्थ इज रिलेटेड विद पार्चुरेशन या लेबर। लेबर जो है बर्थ से रिलेटेड है, तो पेरीनेटल बर्थ के दोनों तरफ, पेरी मतलब दोनों तरफ जो है, तो 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से लेके 1 वीक आफ्टर बर्थ तक जो पीरियड है उसको पेरीनेटल पीरियड बोलते हैं। और इस पीरियड में अगर बेबी की डेथ होती है, जिसमें फिटल डेथ प्लस न्यूनेटल डेथ, अर्ली न्यूनेटल डेथ आएंगी, तो fetal death during yeah after 28 weeks plus early neonatal death during first week of the life जो होगा उसको जो है of the babies being 1000 grams at birth per 1000 total births being over 1000 grams, उसको perinatal mortality rate बोलेंगे। देन नियोनेटल पीरियड की बात करते हैं, तो नियोनेटल पीरियड हम बोलते हैं, नियो मतलब न्यू, नेटल मतलब बर्थ, जिसकी नई नई बर्थ हुई है, न्यू बॉर्न या नियोनेट, दे आर जो है सिमिलर वर्ड्स हैं। तो बर्थ से लेके 28 डेज ऑफ लाइफ तक हम जो है बेबी को नियोनेट बोलते हैं, और नियोनेटल पीरियड उसको बोलते हैं। उसको भी हम फर्दर दो में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 7 डेज को अर्ली न्यूनेटल लाइफ बोलते हैं या न्यूनेटल पीरियड बोलते हैं, और सेकेंड वीक से मतलब 8th डे टू 20th डे जो हम लेट न्यूनेटल पीरियड बोलते हैं। उसके हिसाब से उसकी मोर्टेलिटी रेट की हम बात करते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी कि जो किसी भी कंट्री की हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से उसको जो है देखा जाता है कि उसकी कितनी न्यूनेटल मोर्टेलिटी या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, उसके हिसाब से उसके हेल्थ इंडाइसिस की बात होती है। तो न्यूनेटल डेथ या न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट किसको बोलते हैं कि न्यूनेटल डेथ्स ऑफ द बेबीज बीइंग ओवर 1000 ग्राम्स पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 बच्चे लाइव पैदा हुए और उसमें से कितने जो है न्यूनेटल पीरियड में मर गए, उसको जो है हम न्यूनेटल डेथ रेट बोलेंगे। और इसको जो है अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, जो फर्स्ट वीक में 7 डेज के अंदर अंदर मर गए, जो 8th डे टू 20th डे मरे, उसको लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे। इंडिया में जो अभी न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो 29 या 28 के आसपास है, विच इज अराउंड 69% ऑफ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब जो इन्फेंट्स 1 साल के अंदर जो बच्चे मर रहे हैं उसमें 70% तो फर्स्ट 28 डेज में ही डाई कर जाते हैं, और उसमें भी एक लार्ज प्रोपोर्शन प्रीमैच्योरिटी और बर्थ एस्फिक्सिया, दो मेजर कॉजेज हैं। अर्ली जो डेथ हो रही है इन्फेंट्स की, जिसको न्यूनेटल डेथ्स बोलेंगे, तो उसमें प्रीमैच्योरिटी, प्रीटर्म और एस्फिक्सिया जो है मेन कॉजेज हैं। इसलिए हम जो है इन दो टॉपिक्स को अच्छे से बात भी करेंगे, बर्थ एस्फिक्सिया, रिससिटेशन और प्रीमैच्योरिटी की ट्रीटमेंट। ये दो बहुत मेजर टॉपिक्स हैं न्यूरोलॉजी में। 56% of the under 5 child mortality rate is due to this neonatal mortality rate। तो ये तो हो गया कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात। अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें कि एज क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम जिसको डिस्कस करेंगे, कि वय वर्गीकरण भी है और वो टर्म्स भी हैं, तो दोनों काम जो इकट्ठे होंगे। तो एज क्लासिफिकेशन की बात करें तो आयुर्वेदिक क्लासिक्स हैव डिस्ट्रीब्यूटेड होल लाइफ स्पैन इनटू 3 एजेस। वय वर्गीकरण की बात करते हैं तो जहां वय परीक्षा की बात की तो उन्होंने 3 भागों में जो है वय को क्लासिफाई किया, बाल, मध्य और वृद्ध, या चरक ने उसको जीर्ण बोला। तो अलग अलग टर्म्स यूज किए, बट बाल और मध्य लगभग सबने बोला है। मध्य की भी अलग अलग जो है क्लासेस हैं, उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बाल्यावस्था की बात करेंगे। तो बाल्यावस्था या बाल्यकाल जो है फर्दर अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग आचार्यों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसकी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। आचार्य चरक की बात करें तो उन्होंने बाल्यावस्था को बेसिकली 2 पर्टिकुलर स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और वो डिस्ट्रीब्यूट किया है धातुओं का स्टेटस क्या है। तो एक तो अपरिपक्व धातु बोला है एक में, बालम अपरिपक्व धातुम अजात व्यंजनम। अजात व्यंजनम, व्यंजनम मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं आए हैं। और अपरिपक्व जिसकी धातु में जो है अपरिपक्व है, जो सुकुमार है, सुकुमार अक्लेश सहम, जो क्लेश नहीं सह सकता, असंपूर्ण बलम, और जिसका बल जो है संपूर्ण नहीं हुआ है अभी, जिसमें श्लेष्म धातु होती है प्राय आषोड़श वर्षम। तो 16 वर्ष तक की आयु को जो है उन्होंने बाल बोला है, कौन सा, अपरिपक्व धातु बालक। तो चरक में ही जो है बाल्यावस्था की जो
काल मर्यादा बताई हो 30 वर्ष तक बताइए। बाकी लगभग सभी ग्रंथों में, सभी संहिताओं में सुश्रुत, अष्टांग हृदय या इवन काश्यप में जो है सभी में 16 साल तक ही बाल्यावस्था मानी है। उसके बाद जो है यौवन और मध्यम अवस्था की बात करिए। बट चरक में जो है बाल्यावस्था या बाल काल जो है, बाल वय जो है उन्होंने 30 साल तक मानी है। और जो उसकी दो क्लासेस का वर्णन किया है, एक तो अपरिपक्व धातु बाल है जिसमें अजात व्यंजनम जिसके लक्षण दिए हैं, अजात व्यंजनम सुकुमार होता है, क्लेश सहम, असंपूर्ण बलम, श्लेषम प्राय जो है होता है। और सेकंड जो क्लास उन्होंने दी है बाल्यावस्था की, वो दी है विवर्धमान धातु। तो जिसमें धातुओं का जो है निरंतर बढ़ रही हैं, अभी अभी जो है स्टेबल नहीं हुई हैं धातुएं, अभी भी बढ़ रही हैं और उसके गुण बढ़ रहे हैं। धातु गुणम पुनः प्रायण अनवस्थित सत्वम। और इसमें स्पेसिफिकली क्या बोला है यहाँ, फिजिकल ग्रोथ ऑलमोस्ट जो है 16 साल तक हो गई है, बट धातुओं का अपने गुण जो है बढ़ते जाते हैं उसके बाद भी। बट मेन जो उन्होंने इस एज में जो सेकंड पार्ट ऑफ द बाल्यावस्था जो 30 साल वाली है, उसमें 16 से 30 साल की जो एज है, उसमें मेन क्या बोला है कि अनवस्थित सत्वम, कि उसका जो है मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल मैच्योरिटी अभी जो है पूरी तरह से नहीं हुई है और 30 साल आते आते जो है वो पूरी हो जाएगी। तो उस तक जो है इसीलिए उन्होंने बाल्यकाल को 30 इयर्स लिया है। वन में फिजिकल मैच्योरिटी और दूसरी में मेंटल मैच्योरिटी की उन्होंने बात दोनों कालों में की है। इस प्रकार से जो है हम धातुओं के अकॉर्डिंग बाल्यावस्था को दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 0 to 16 ईयर्स इट इज अपरिपक्व धातु बाल, और 16 to 30 इट इज विवर्धमान धातु बाल्यकाल, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। सेकंड क्लासिफिकेशन जो आयुर्वेद के आचार्य ने दी है, वो बेसिकली जो है फीडिंग पैटर्न या क्या हम फीड करा रहे हैं उसके हिसाब से जो है एज क्लासिफिकेशन आचार्य ने दी है। वो सुश्रुत में और अष्टांग हृदय में, अष्टांग संग्रह में सिमिलर है, इसलिए सिर्फ हम सुश्रुत की बात यहाँ कर रहे हैं। तो उसमें 3 कैटेगरीज दी है उन्होंने, क्षीरप, क्षीरन्नाद और अन्नाद। अष्टांग संग्रह में या अष्टांग हृदय में उसको जो है स्तन्यवर्तन, अन्नवर्तन और उभयवर्तन जो है बोला है कि जिसको जो क्षीर लेता है, जो स्तन्य पे आधारित है, स्तन्य ही जिसका या दूध ही जिसका आहार है, या अप टू 1 ईयर जो है इस एज को हमने जो है क्या बोला है, क्षीरप बोला है। उसके बाद 1 से 2 साल के बीच में जब वो माँ का दूध भी ले रहा है और आहार भी ले रहा है, तो क्षीर और अन्न दोनों लेने से क्षीर अन्नाद। और आफ्टर दैट जो है अप टू 16 ईयर्स इट इज अन्नाद, की जब वो सिर्फ खाना खाता है, माँ का दूध नहीं लेता है, तो उसको अन्नाद में दिया है। तो ये क्लासिफिकेशन बेसिकली फीडिंग के पैटर्न पे आचार्य चरक ने जो है धातुओं के स्टेटस के वाइज दिए, जबकि इन्होंने फीडिंग पैटर्न के हिसाब से एज क्लासिफिकेशन दी है। आचार्य काश्यप ने भी कुछ कुछ इसी तरीके से जो है एज क्लासिफिकेशन दी है। बट उन्होंने इस एज में जो कुमार भृत्य का बोला है कि कुमार भृत्य जो है राइट फ्रॉम द कंसेप्शन चलता है, कंसेप्शन से पहले भी जो स्त्री के स्वास्थ्य की बात की है, वहां से कुमार भृत्य का जो एरिया है। तो उन्होंने इसलिए जो एज है वो जो है फिटस भी लिया है, उन्होंने गर्भ लिया है। तो गर्भ, बाल और कुमार, इस तरीके से जो उन्होंने 3 एज की बात करी है। तो उन्होंने बोला गर्भ, बाल, कुमार आख्यम इति एतत् त्रिविधम वयः, कि बाल्यावस्था जो है 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, गर्भ में, बाल में और कुमार में। तो वर्षाव्र क्षीरपश्चात यावत विभूति वापया, 1 वर्ष तक जो है उसको क्षीरप बोलते हैं, या फिर जब तक वो स्तन्यपान कर रहा है तब तक। और इस वय में जो भी है वह तद बालम अस्मात्, तो और इस वय को उसको क्या बोलते हैं, बाल्यकाल या बाल उसको संबोधित करते हैं। यावत 16 वार्षिका अन्नादः सर्व एव स्यात्, और उसके बाद जो है 16 वर्ष तक सारी एज जो है में उसको अन्नाद भी बोलते हैं, अन्न लेता है। और इस वय में जब वो होता है तो उसको कौमार की संज्ञा या कुमार की संज्ञा देते हैं। उसके बाद वो यौवन, मध्य, प्रीतम आयु में जाता है। तो इस तरह से काश्यप ने 3 एजेस की डिस्क्रिप्शन की है, गर्भ, बाल, कुमार। देन गर्ल्स की क्लासिफिकेशन, गर्ल्स की एज की क्लासिफिकेशन कई जगह जो है अलग अलग आई है, और काश्यप ने भी बोला है कि गर्ल्स में जो रजस्राव है वो डिपेंड करता है कि उसका आहार विहार, उसका देश काल क्या है।
जैसे कि जो टेम्परेट जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं वहाँ उष्ण इन्वायरमेंट से जल्दी जो है मिनार्की होती है, जबकि जो टेम्परेट्स हैं, कोल्ड एरियाज हैं, वहाँ पे जो है मिनार्की लेट होती है। तो उसकी बात काश्यपाचार्य ने की है। बट यहाँ जो है जो हमने लिया है वो हारित संहिता से श्लोक लिया है। तो हारित संहिता में जो गर्ल्स की एज क्लासिफिकेशन की बात की है, तो उन्होंने दो कैटेगरीज बोली है। एक तो बाला बोला है। बाला किसको बोला है? आइदर अप टू 5 years और अप टू 12 years। और मुग्धा जो है किसको बोला है? 5 साल से 11 साल तक। 5 साल से 11 साल तक मुग्धा, या फिर 19 साल तक। तो ये वही है कि अलग अलग एरिया में जो है अलग अलग गर्ल्स की मैच्योरिटी की स्टेजेस हो सकती हैं, इसलिए जो है वो अलग अलग उन्होंने हारित जी ने वर्णित किया है। इसी तरह से धार्मिक ग्रंथों में भी जो है गर्ल्स की एज क्लासिफिकेशन अलग अलग टर्मोलॉजीज देखने को मिलती है। जैसे पराशर स्मृति का एक रेफरेंस है कि अष्ट वर्षा वेद गौरी न वर्षा तो रोहिणी। तो 8 वर्ष तक जो है गौरी है, 9 वर्ष तक रोहिणी है, 10 वर्ष तक कन्या है, और उसके बाद जो है उसको रजस वाला, जब रजस्राव मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, तो उसको जो है रजस वाला बोला गया। देन लास्ट में मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे एज क्लासिफिकेशन में। तो एज क्लासिफिकेशन करते क्यों है मॉडर्न टर्म? बेसिकली जो है बच्चों में एज क्लासिफिकेशन किया जाता है टू हैव एन आइडिया ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, की अलग अलग स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। जैसे हम ओवम, एम्ब्रियो, फीटस या इस तरह की बात करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी जो है ग्रोथ पोटेंशियल होता है, ग्रोथ वेलोसिटी सबकी अलग होती है। अलग अलग एज जो ग्रुप्स हम बात करते हैं, तो उसमें अलग अलग वो माइलस्टोन अचीव करते हैं। अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से उनके जो डिजीजेस का पैटर्न है वो अलग हो सकता है। बेसिक मैच्योरिटी ऑफ सम सिस्टम्स जो है उसके एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग होती है। तो हम ग्रुपिंग सिमिलरिटी के हिसाब से करते हैं, तो इसलिए जो है जिस जिस एज में कुछ सिमिलरिटीज है उस हिसाब से एज ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो मॉडर्न में भी इस तरीके से एज ग्रुप्स हैं। जैसे 14 डेज तक जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, 0 डे से हम काउंट कर रहे हैं एज, क्योंकि ओवम की भी तो अपनी एज है। तो 0 डे से 14 डेज जो है उसको हम ओवम बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो 14th डे मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुई है, तो अप टू 9 वीक्स इट इज एम्ब्रियो, देन आफ्टर इट इज फिटस। 9 वीक्स टू बर्थ इसको जो है फिटस बोलते हैं। देन पोस्ट नेटल पीरियड की बात करें, बर्थ के बाद जो है फर्स्ट 28 डेज की हम बात करते हैं। नियोनेट, नियोनेट हमने पहले बात करी। न्यू नेट मतलब बर्थ, जिसकी अभी अभी बर्थ हुई है, न्यू बॉर्न को नियोनेट बोलते हैं, अप टू 28 डेज। देन इन्फेंट, इन्फेंट जो है आफ्टर न्यूनेटल लाइफ टू अप टू 1 ईयर या फर्स्ट ईयर की लाइफ को जो है इन्फेंट बोला गया है। तो इन्फेंट जो हम वर्ड मीनिंग की बात करें कि इन्फेंट को इन्फेंट क्यों बोलते हैं, तो इन्फेंट जो है 2 वर्ड से आता है। इन मतलब नॉट एबल टू या नकारात्मक अर्थ में होता है, और फेंट जो है बोलने के अर्थ में है। तो इनफेंट का मतलब है द एज एट विच चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्पीक, कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बोलता नहीं है, कुछ नहीं, उस एज को इन्फेंसी या इन्फेंट बोलते हैं। तो 1 साल तक की एज को जो है बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसको इन्फेंट बोला गया है। देन टॉडलर, टॉडलर जो है 1 से 3 साल की एज है, तो टॉडल से टॉडलर बनता है। टॉडल वर्ब है और टॉडलर जो है उसका नाउन हो गया है। तो टॉडलर 1 to 3 years की एज में है, जब बच्चा जो है प्ले करता है या चढ़ना सीखता है, देन उसको जो है टॉडलर एज बोला जाता है। देन आफ्टर टॉडलर एज जो है अर्ली चाइल्डहुड या प्री स्कूल बोलते हैं। प्री स्कूल या इसको अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं, इस एज को अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। 3 to 6 years, या सम जो है ऑथर्स इसको 3 से 5 साल लेते हैं। तो उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से कि यहाँ पे वो जो है अभी चलना नहीं सीखा है, धीरे धीरे बोलना सीखेगा, 1 साल पे कुछ वर्ड्स बोलने लग जाएगा। देन यहाँ वो गिरता पड़ता चलता जो है सीखेगा। देन अब उसकी मैच्योरिटी काफ़ी हो गई है, अर्ली चाइल्डहुड में प्लेफुल हो गया है, वो अपनी स्टोरीज बता रहा है इस तरीके से। बट अभी वो स्कूल में बैठने लायक नहीं है, हालांकि अब जो है प्ले स्कूल और इनका कंसेप्ट आ गया, बट इट इज़ अ प्री स्कूल एज। अभी जो है वो फॉर्मल थिंकिंग या इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई है उसकी। देन स्कूल एज आती है। स्कूल एज जो है गर्ल्स और बॉयज़ में अलग अलग ली गई है, क्योंकि गर्ल्स में प्यूबर्टी अर्ली आती है, इसलिए 10 years तक की स्कूल एज है उनकी।
6 to 10 ईयर्स, और बॉयज़ में हो 6 to 12 ईयर्स जो है स्कूल एज, या इसको मिडिल चाइल्डहुड पीरियड भी बोलते हैं। प्री चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, मिडिल चाइल्डहुड पीरियड बोलेंगे हम स्कूल एज को। देन जो स्कूल एज के बाद की बात करते हैं, जब प्यूबर्टी के चेंजेस आने लगते हैं तो उसको एडोलसेंस बोलते हैं हम। एडोलसेंस जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड है, जब चेंजेस चाइल्ड में होते हैं, एडल्टहुड वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, या एकदम से सडन जो ग्रोथ वेलोसिटी बढ़ती है, हाइट, वेट, बोन मास, मसल्स, सब कुछ चेंज हो रहा होता है, देन इट इज़ द एज ऑफ एडोलसेंस या टीन एज बोलते हैं। तो उसमें अलग अलग जो है हमारे पास अलग अलग उसमें स्टेजेस आती हैं। तो गर्ल्स में जल्दी आती हैं प्यूबर्टी, इसलिए उनकी जो है 2 साल अर्ली रहता है हर एक एज। तो प्री प्यूबिसेंस है प्यूबर्टी से जस्ट पहले की जो स्टेज है, वो गर्ल्स में 10 to 12, जबकि बॉयज़ में 12 to 14 ईयर्स होती है। देन प्यूबिसेंट एज है 12 to 14 जो है गर्ल्स में है, बॉयज़ में 14 to 16 ईयर्स है, जिसमें प्यूबर्टी जो है आपका ऑनसेट हो जाता है प्यूबर्टी का। देन पोस्ट प्यूबिसेंट, जिसमें प्यूबर्टी आ चुकी है। उसके बाद एडल्टहुड अभी पूरी तरह से नहीं आया है, तो 14 to 18 ईयर्स गर्ल्स में है, मिनार्की 14 के आसपास गर्ल्स में हो जाता है, बट एक जो एडल्टहुड उनको 18 ईयर्स के आसपास आता है, जबकि बॉयज़ में वो 20 ईयर्स के आसपास जो है आता है। 16 to 20 ईयर जो है बॉयज़ में पोस्ट प्यूबिसेंट एज रहती है। तो बेसिक जो एज क्लासिफिकेशन है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को असेस करने के लिए, या डिजीज प्रोसेस की अलग अलग एटियोलॉजीज या प्रिडोमिनेंस ऑफ सम पर्टिकुलर डिजीज इन पर्टिकुलर एज ग्रुप्स होती है, तो इसलिए जो है हम एज क्लासिफिकेशन करते हैं। So this was all about basic terminologies and this age classification of the चाइल्डहुड पीरियड, वर्गीकरण और टर्मिनोलॉजीज की बात हमने आज करी। तो इसके साथ ही जो आज का ये लेक्चर खत्म होता है। अब आगे हम जो है रिससिटेशन और न्यूरोलॉजी की बात करेंगे। तो जो भी क्वेरीज हों आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट यू आर एबल टू असेस ऑल द वीडियोज अपलोडेड ऑन माई दिस यूट्यूब चैनल। तो थैंक यू ऑल।